इंतजार हो रहा था वो हो ही गया। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने एनडीए की सवारी करने का फैसला कर लिया है। पार्टी अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा है कि वो जेडीयू की पार्टनर के तौर पर काम करेंगे और बिना शर्त के वो एनडीए के साथ रहेंगे। मांझी के इस फैसले से जेडीयू गदगद है तो महागठबंधन ने इस पर पलटवार किया है। एनडीए की नैया पर मांझी सवार। जेडीयू में विलय नहीं पार्टनर बनेगी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। जाते जाते लालू यादव पर साध गए निशाना। जिसका इंतजार कई दिनों से हो रहा था वो फैसला आखिरकार मांझी ने ले ही लिया। महागठबंधन छोड़ एनडीए की नाव पर सवारी करने का फैसला हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने लिया है। हम नीतीश कुमार जी के जदयू पार्टी का एक अंग हो करके यानी कि एलाई हो करके हम उनके साथ रहने का इरादा किया है। मर्जर की बात हमारे लोग नहीं करते थे, इसीलिए मर्जर की बात नहीं आई है। हम उनके साथ एलाई के रूप में काम करेंगे। सीटों का जहां तक होगा बंटवारा वो सब किया जाएगा। हमारा कोई शर्त नहीं है। ये अररिया का चुनाव किसने जिताया? जहानाबाद का चुनाव किसने जिताया? अगर हम 6 विधायक और 7 विधायक जिताए गए, उसमें एमएलसी उन्होंने बिना मांगे उन्होंने कहा, और वैसा मुसहर कम्युनिटी के लोगों को कहा जिस कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोग कम होते को हर तरह से सम्मान था। लेकिन लालू प्रसाद जी के गलत चक्कर में हम पड़ गए। मांझी के इस फैसले का जेडीयू ने स्वागत किया है क्योंकि मांझी एक दलित फेस हैं और इस चुनाव में जेडीयू को इसकी जरूरत है। तो क्या मांझी के जरिए एलजेपी की काट जेडीयू ने ढूंढ लिया है? बड़ा सवाल है। जीतन राम मांझी जी एक अनुभवी नेता है। समाज के कमजोर तबकों के बीच उनका प्रभाव भी है। निसंदेह उनके आने से उनके अनुभवों का लाभ एनडीए और हमारी पार्टी को अवश्य होगा। ये लोग जमीन पे रहते हैं, जो राजनीति करता है वो जनता का सेंटिमेंट मूड भी देखता है, तो इससे आप गौज कर सकते हैं कि जमीन पर क्या रियलिटी है। उधर जाते जाते जीतन राम मांझी ने लालू यादव पर भी निशाना साधा तो इसका जवाब महागठबंधन की तरफ से दिया गया। लोकसभा चुनाव में तो जीतन बाबू मांझी जी के हाथ में ही महागठबंधन की नैया की पतवार थी, तो उन्होंने डुबा दिया नाव को ही। अब एनडीए के नाव को डुबाएंगे। जो अपने बेटे को एमएलसी बनाने के लिए इस पार्टी में आ जाते हैं और आज फिर नए सौदे के साथ उस पार्टी में चले जाते हैं। उस पार्टी में जाते हैं जिसने स्वयं ही अपनी सरकार सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी और लालू जी के नाम पर वोट हासिल कर बनाया। मांझी लौटकर फिर से पुराने घर गए हैं। इस बार उन्हें पुराने घर में क्या क्या मिलता है वो तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन मांझी के आने से जेडीयू और खासकर एनडीए को फायदा कितना मिलता है ये बड़ा सवाल है। रजनीश के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने फिर से एनडीए में शामिल होने का ऐलान किया है। जीतन राम मांझी के इस फैसले का बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने स्वागत किया है। इस मुद्दे पर सुशील मोदी से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता रजनीश ने। हमारे साथ है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी। दिन भर मैराथन बैठक चली है। सर, चुनाव सामने में है और मांझी जी का जिस तरीके से आज बयान आया और वो एनडीए में शामिल हो गए, मुझे बड़ी खुशी है कि श्री जीतन राम मांझी जो बिहार में एक वरिष्ठ दलित नेता के नाते जिनकी पहचान है वो एनडीए में आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और बीजेपी को और हम सभी लोगों को बहुत प्रसन्नता है कि मांझी जी फिर लौट कर हम लोग के साथ आ गए। सीटों को लेके कुछ जीत है तो जीतन राम मांझी आए हैं और कई सारी बातें हैं। सीटों की मांग को लेकर भी दिन भर यहाँ पे चर्चा होती रही है, लेकिन ये अंदर खाने कहा जा रहा है कि ये सब सारा मामला जो है वो निपट लिया जाएगा और मजबूती के साथ एनडीए जो है वो चुनाव लड़ेगी। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। तो जीतन राम मांझी एनडीए में आ गए हैं और इसी का इंतजार था कि वो कोई तीसरा मोर्चा खड़ा करेंगे या एनडीए में आएंगे, और उन्होंने फैसला कर लिया है। इसमें कितना झटका महागठबंधन को लग सकता है, एनडीए को कितना फायदा हो सकता है, इस पर रात 8 बजे हम अपने डिबेट शो बात बेबाक में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि मांझी का एनडीए में आना फायदा कितना पहुंचाएगा।
एक तरफ मांझी ने एनडीए के साथ जाने का ऐलान किया है तो दूसरी तरफ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में मांझी के इस फैसले के खिलाफ बगावत हो गई है। पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र प्रसाद ने कहा है कि वो एनडीए में नहीं जाएंगे और महागठबंधन के साथ ही रहेंगे। उपेंद्र प्रसाद का दावा है कि प्रदेश कमेटी के आधे से ज्यादा लोग मांझी के फैसले के खिलाफ हैं। आपको बता दें कि उपेंद्र प्रसाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जेडीयू छोड़कर जीतन राम मांझी के साथ आ गए थे और औरंगाबाद लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। आरक्षण को समाप्त कर रही है, संविधान पर खतरा है, उस परिस्थिति में वैसे संगठन में, वैसे गठबंधन में जाना हमें अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैंने अपना फैसला लिया कि प्रदेश के हमारे साथ। हाँ, निश्चित रूप से बहुत लोगों का टेलीफोन आ रहा है और सब लोग कह रहे हैं कि सर हम लोग बैठते हैं, जो आप फैसला लीजिएगा हम लोग आपके साथ हैं, क्योंकि हम लोग सामाजिक न्याय में आस्था रखने वाले लोग हैं। जेडीयू के ऑनलाइन पोर्टल जेडीयू लाइव की शुरुआत हो गई है। यह देश के किसी भी राजनीतिक दल का पहला पोर्टल है। इसके जरिए संवाद हो सकेगा। दावा किया जा रहा है कि इस पोर्टल से सीधे तौर पर 10 लाख लोग जुड़ सकेंगे और इनमें 10,000 ऐसे लोग होंगे जो आपस में बात कर सकेंगे। चुनाव के वर्चुअल प्लेटफॉर्म के लिए जेडीयू लाइव, राजनीतिक दल का पहला मेड इन बिहार प्लेटफॉर्म। निश्चय संवाद से सीएम नीतीश कुमार करेंगे शुरुआत। चुनाव से पहले जेडीयू में बहुत कुछ बदल रहा है। कोरोना काल में 2 गज की दूरी को जरूरी बताया गया तो डिजिटल प्लेटफॉर्म ही आपस में संवाद का जरिया बचा, जिसमें जेडीयू ने बाजी मार ली है। उसने खुद के वर्चुअल संवाद का प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है, जो दूसरे प्लेटफॉर्म से अलग और बेहतर है। जो हमारे बिहार के ही बच्चे हैं आईआईटी के, उन लोगों ने इसको बना दिया इस प्लेटफॉर्म को, और इसमें हम लोग अभी तो 1.5 लाख लोग इसमें जुड़ जाएंगे, जो बहुत बड़ा नंबर हुआ, और 10 लाख तक जुड़ सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म, पार्टी का अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म होना बड़ा आवश्यक था और इस बात को उन्होंने आज से 2-3 महीना पहले समझा और इसके बाद इस डेडिकेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है पार्टी का, उसकी शुरुआत की। पार्टी का वर्चुअल प्लेटफॉर्म बनने से जेडीयू नेता उत्साहित हैं और बदली हुई परिस्थिति में इसको कारगर बता रहे हैं। और आगे आने वाले वक्तों में बिहार के लोगों से न सिर्फ पार्टी के प्लेटफॉर्म के तरह का उपयोग किया जाएगा, टेक्नोलॉजी बना लिया, तो सरकारी काम काजों की पूरे तौर पर मॉनिटरिंग और संवाद, अन्य भी कई चीजें आगे आने वाले वक्तों में इस टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा। जेडीयू का वर्चुअल प्लेटफॉर्म तैयार करने वाली टीम के सदस्य आईआईटी और आईआईएम के स्कॉलर हैं, जो कोरोना काल में महानगरों से वापस गांव आ गए थे, जिन्हें यहां ये मौका मिला। स्टेट के लिए करके बहुत अच्छा लग रहा है और एक बहुत अच्छा माध्यम है हमारे, एक जो अपने जेडीयू बिहार जो करके जो live.com के माध्यम से पार्टी के लिए बहुत अच्छे महत्वपूर्ण तथ्य रहे हैं अपने, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा आने वाले आगामी चुनाव के लिए। जेडीयू की चुनावी तैयारी महीनों से जारी है, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर है। यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार मंगलवार देर शाम पार्टी ऑफिस पहुंचे और ऑफिस के नए रंग रूप को देखा। अब वर्चुअल के जरिए जेडीयू अपना दम दिखाएगी। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। बिहार चुनाव नजदीक है तो नेता एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ट्विटर के जरिए आरजेडी और उनके नेताओं पर हमले करने में डिप्टी सीएम सुशील मोदी बाकी नेताओं से आगे हैं। इसी कड़ी में बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने एक बार फिर से लालू यादव पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट के जरिए लालू पर हमला बोला और अपने नए ट्वीट में सुशील मोदी ने झारखंड के रिम्स में लालू यादव को डायरेक्टर बंगले में रखे जाने पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि झारखंड सरकार जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाकर लालू प्रसाद को जेल से पार्टी चलाने और टिकट बांटने में राजनीतिक भूमिका निभाने का मौका दे रही है तो हम चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की अपील करेंगे। सुशील मोदी के इस ट्वीट के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आई। एक तरफ सत्ता पक्ष ने सुशील मोदी का समर्थन किया तो विपक्षी दलों ने आलोचना की। जरा सुनिए क्या कहा किसने। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ कुछ नेता आदतन अपराधी हैं, जेल में सजा भी हो गई,
आज वह उस जगह भी मौजूद है, पर आज भी उनकी विश्वास वही है कि हम केवल अपराधियों को टिकट दें, अपराधियों से मिलें और बिहार को पुनः अपराध की राजनीति बनाएं। जो व्यक्ति खुद जेल में आवेदन दे रहा है और जो आवेदन ले रहे हैं, इन दोनों की जुगल जोड़ी अगर बिहार में किसी भी परिस्थिति में आ जाती है तो जाहिर बात है वह बिहार को ही जेल में तब्दील कर देगी। चारा घोटाले में करोड़ों रुपए के चारा घोटाले में सजा पाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सजा के बदले वो हेमंत सोरेन सरकार में झारखंड में अतिथिशाला में रहे हैं, वहीं से अपनी सरकार चला रहे हैं। इस पर सीबीआई को अविलंब संज्ञान लेना चाहिए और उनको अतिथिशाला से पुनः जेल के अंदर डाल देना चाहिए। माननीय सुशील मोदी जी लालू फोबिया से ग्रसित हैं और उनको पता है कि जो एनडीए की सरकार चल रही है बिहार में, झूठ और पाखंड के सहारे वो नाव जो है अब डूबने वाली है। इसलिए लालू यादव पे निराधार आरोप लगाने का काम करते हैं। लालू प्रसाद यादव जी जेल में सजायाफ्ता जरूर है, लेकिन इसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि वो आज एक बुजुर्ग हैं, अस्वस्थ हैं। कोरोना के काल में उनको आइसोलेशन वार्ड में इसीलिए रखा गया है। सुशील मोदी जी की जो आपत्ति है वो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। सुशील मोदी जी, आपकी आपत्ति आज भी आपके डर को अभिव्यक्त करती है। इतना डर गए हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी जहां भी रहेंगे, जनता उनको चाहने वाले जन जन के नेता हैं, वो वहां पहुंच जाते हैं। अभी कोरोना संक्रमण के काल में कैसे आदरणीय लालू प्रसाद जी जनता से मिलेंगे? जब उनका तबीयत खराब है, उनको चिकित्सकों के सलाह पर बंगले में शिफ्ट किया गया है कोरोना संक्रमण को देखते हुए। अभी कोई भला कैसे मिल सकता है? महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बेचैनी बढ़ती जा रही है। अभी तक सीटों को लेकर महागठबंधन में सहमति नहीं बनी है और इसी सिलसिले में आरएलएसपी के प्रतिनिधि आज आरजेडी ऑफिस पहुंचे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मुलाकात की। आरएलएसपी की तरफ से कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा और नेता राजेश यादव ने सीटों को लेकर जगदानंद सिंह से चर्चा की। इस बैठक का नतीजा क्या निकला, इसकी जानकारी तो आरएलएसपी के प्रतिनिधियों ने नहीं दी, लेकिन इतना जरूर कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। चुनाव सामने है, सरगर्मी भी तेज है और महागठबंधन में सीटों को लेकर बातचीत हो रही है। आरएलएसपी के 2 प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे आरजेडी कार्यालय पहुंचे और जगदानंद सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष है उनसे बातें हुई है और कार्यकारी अध्यक्ष हैं आरएलएसपी के और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय संगठन के लोग हैं वो भी हैं यहाँ पे। किस तरीके से क्या कुछ बातें हुई है? बातचीत हुई है। आज जगता बाबू से हम लोग मिले, प्रदेश अध्यक्ष जी से, और बहुत अच्छे माहौल में बात हुई है। और यह बात हुई है कि किस तरह से महागठबंधन की क्या रणनीति हो कि एनडीए को हराए। लेकिन जो बातें निकल के आ रही कि आरजेडी जो है वो छोटे दलों को तवज्जो नहीं दे रहा है, तो इसको कहाँ से निकल के आपके पास आ गई बातें? आपस में जो बातें निकल के कहाँ से आ गई है? आपको किसने? आरजेडी के लोगों ने बताया। कितने सीटों पे लड़ेंगे आप चुनाव? हम जितना भी सीट पर लड़ेंगे वो हमारी बात है। हम लोग मिल करके सब महागठबंधन एक साथ बता देगा कि हम लोग कितने सीटों पर लड़ेंगे। ये बातें तो हो गई, ये तो सब सर्वविदित है। जी। लेकिन आज जो बात हुई, इसमें क्या बात हुई? आज जो बात हुई वो हम जानते हैं क्या बात हुई, ये अभी मीडिया को बताने की बात नहीं है। ये बताइए कि छोटे दल का आरोप है कि तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। भाई तवज्जो दे रहे हैं, देख लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में रोज हमारे महागठबंधन के सहयोगी दल सब लोग आ रहे हैं, वार्ता चल रही है। कांग्रेस छोड़कर छोटे सभी दलों नहीं, सभी लोगों का सम्मान है, सबका स्वाभिमान का हम सम्मान करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई में सब लोग एकजुट हैं। तो इससे पहले अगर बात करें तो सीपीएम और सीपीआई के प्रतिनिधि मंडल वो भी यहाँ पे बातचीत किए थे और सीटों को लेकर बातचीत हुई है। लेकिन महागठबंधन के तमाम सारे जो लोग हैं घटक दल, उनका कहना है कि एकजुट होकर वो चुनाव को लड़ेंगे और आने वाले दिनों में कौन कितने सीटों पर लड़ेगा ये भी स्पष्ट हो जाएगा। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। चुनाव से पहले सियासी दलों में टूट फूट का सिलसिला भी शुरू हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी में भी टूट हो गई है और सत्यानंद दांगी ने आरएलएसपी से अपनी राह अलग कर नई पार्टी बना ली है। सत्यानंद दांगी ने भारतीय लोक चेतना पार्टी के गठन का ऐलान किया है। सत्यानंद दांगी को भारतीय लोक चेतना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं कंचन चौधरी को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है।
इसके साथ ही पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में 41 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यानंद दांगी ने कहा कि भारतीय लोक चेतना पार्टी का उद्देश्य संपूर्ण सामाजिक न्याय दिलाना है। बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक समानता मिलना जरूरी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने सत्यानंद दांगी ने कहा कि चुनाव में उन्हें गठबंधन से भी परहेज नहीं है। 2020 का चुनाव है। चुनाव में हम 41 सीटों पर साल भर से तैयारी कर रहे थे और तैयारी 41 सीटों पर विधानसभा का है हमारा। वो सीट का नाम है इस तरह से गुरुआ है। गुरुआ गया जिला में है, टेकारी, अतरी, घोसी, मुकदुमपुर जो आरक्षित है, गोह, रफीगंज, नवादा, हिसुआ, दीघा, दानापुर, फुलवारी शरीफ जो आरक्षित है, कुम्हरार, जगदीशपुर, काराकाट, महनार, हाजीपुर, कुढ़नी, मीनापुर, सीतामढ़ी, रक्सौल, वाल्मीकि नगर, गड़खा आरक्षित है। नालंदा में आश्वासन के बाद भी इंदिरा आवास नहीं बनाए जाने के कारण बेघर हुए महादलित परिवारों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए परिवारों ने कूसक के समीप आगजनी करते हुए जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर बवाल काटा। जाम के कारण बिहार शरीफ राजगीर मार्ग पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। दरअसल पूरा मामला आज से 7 महीने पहले का है। 4 लेन निर्माण के समय 45 परिवारों के इंदिरा आवास को तोड़ दिया गया था। उसके बदले कोसुक में पंचाने नदी के किनारे इन लोगों को सरकारी जमीन आवंटित कर दी गई, लेकिन इन लोगों को अब तक इंदिरा आवास की सुविधा नहीं प्रदान की गई है, जिसके कारण आज इन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और जमकर बवाल काटा। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद इन लोगों को शांत कराया गया। उसके बाद ये जाम हटाया जा सका। मुंगेर जिले के तारापुर पुलिस ने बुधवार को 2 क्विंटल गांजा के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बरामद गांजे की कीमत 50 लाख रुपए है और इसे गुवाहाटी से पटना ले जाया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही घेराबंदी कर तस्करी के इस खेल का भांडाफोड़ कर दिया। मुंगेर में 2 क्विंटल गांजा किया जब्त। 50 लाख के गांजा के साथ 3 गिरफ्तार। गुवाहाटी से पटना लाने का था प्लान। इस गांजे की अवैध खेप को मुंगेर के तारापुर में बरामद किया गया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक ट्रक से अवैध गांजे की तस्करी हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया। लखनपुर में लाइन होटल पर ट्रक की तलाशी ली गई, जिसके बाद जो तस्वीर सामने आई उसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। दिनांक 31/8/2020 की रात्रि में गुप्त सूचना के आधार पर लखनपुर लाइन होटल के पास इस ट्रक को रोका गया, जिसमें गांजा होने की सूचना थी। ट्रक को रोकने पर उसमें 3 व्यक्ति को पाया गया, नीतीश कुमार, मनेश्वर ठाकुर और स्वदेश घोष। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये लगभग 50 लाख के आसपास का गांजा है। अवैध गांजे को ट्रक के अंदर कई पैकेट्स में रखा गया था। 5 किलो गांजे के 28 पैकेट, 15 किलो गांजा के 4 पैकेट बरामद किए गए, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। 2 क्विंटल गांजे के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों संजीत राय, रंजीत राय और सुजीत राय के लिए गांजा पहुंचा रहे हैं। ये सभी एक सिंडिकेट है और गांजा तस्करी का कार्य करता है। असम के गुवाहाटी से अवैध गांजा को पटना सिटी के कच्ची दरगाह लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में पुलिस ने इस तस्करी के खेल का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस की माने तो इस गैंग का मास्टर माइंड सुजीत है, जो वैशाली जिले का रहने वाला है। प्रशांत, जी मीडिया, मुंगेर। पुलिस वालों पर कानून की रक्षा करने और पालन कराने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब कानून का रखवाला ही उसका भक्षक बन जाए तो हम किससे उम्मीद कर सकते हैं। खबर समस्तीपुर से है, जहां खाकी की वर्दी पर दाग लगा है। बेथान थाना में पदस्थापित एएसआई ने न केवल खुलेआम शराब पी, बल्कि शराबबंदी कानून की धज्जियां भी उड़ाई।
एएसआई का शराब पीते हुए तस्वीर उसकी वायरल हो रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं एएसआई किस कदर शराब पी रहा है। तस्वीर वायरल होने के बाद जिले के एसपी ने मामले पर संज्ञान लिया और एएसआई अवधेश सिंह को सस्पेंड कर दिया है। देखिए, 2 मामले उनसे संबंधित सामने आए थे। दोनों में हमने जांच के लिए एसडीपीओ रोसड़ा को अधिकृत किया है। इस संबंध में एसडीपीओ रोसड़ा से मुझे जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें उनका नाम पहचान करके उनके बारे में रिपोर्ट किया गया है। इस आलोक में जो शराब वाली फोटो जो एक तथाकथित फोटो है, जिसमें साथ में ग्लास है, और तो फोटो को लेकर कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित कर दिया गया है। वर्तमान में चुनाव को लेकर उनकी पोस्टिंग पटोरी थाना में की गई है। और अब खबर बेतिया से है, जहां 2 बहादुर भाइयों ने मगरमच्छ को मात देकर जिंदगी की जंग जीत ली। घटना योगापट्टी के चौमुखा गांव की है, जहां 14 साल का धीरज और 12 साल का उसका भाई नीरज नदी में अपनी भैंस को नहलाने गए थे। तभी पानी में मौजूद मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। फिर क्या था, पानी में ही नीरज की मगरमच्छ से जंग छिड़ गई। बड़े भाई धीरज ने जैसे ही ये देखा, उसने भी पानी में छलांग लगा दी। दोनों भाई करीब आधा घंटे तक मगरमच्छ से जिंदगी की जंग लड़ते रहे। इस दौरान मगरमच्छ ने उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर दिया, लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार बहादुर भाइयों की जीत हुई। धीरज अपने भाई नीरज को लेकर नदी के किनारे आया। इसी दौरान ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और बुरी तरह से घायल नीरज को इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए। नीरज का बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन गरीब परिवार के इन बच्चों को बेहतर इलाज की दरकार है। दोनों भाई गए से भैंस धो, तो हम नदी का हमारा भाई भैंस धोत रहे, तो गोड़ धो के घींचत रहे ओकर, तो लंगड़ी से मार दिल रहे, तो उ चिल्लाई, तो हम गई नहीं, तो हम घींचत रहनी, तो हमारा के गोड़ में मार दिलक। तो अपने भाई के गोड़ से छोड़ा के लेके बकैया थाम के लेके आओ, तो नहीं तो हमारा पूरा देह खून हो गई रहे। तो घर ले गई, तो हमारे भाई मोटरसाइकिल कहनी भाई मोटरसाइकिल निकाल, तो मोटरसाइकिल निकलक, तो बेतिया ले गई, तो बेतिया सरकारी हॉस्पिटल में जामा भाई। दोनों भाई गए थे भैंस लेकर नदी में, तो मैं वो ऊपर गया, एक मगरमच्छ उठा है, तो मैं काटने पड़ा, तो मेरा भाई आकर बचाने में उठा। कितना देर तक मगरमच्छ से लड़ाई हुई आप लोगों की? आधा घंटा। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।